नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल आप सबके। साथियों, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर वीडियो का भाग 2 लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हम उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में साथियों विस्तार रूप से पढ़ चुके हैं। जितनी जानकारी मुझे लगता है कि पेपरों के लिए आवश्यक है उतनी ही हम दे रहे हैं साथियों। वैसे तो किसी 2 या 3 वीडियो में इनके पूरे जीवन कृतित्व को समेटना बहुत ही असंभव सा है साथियों। हम जितना प्रयास कर पाएंगे कि उनके बारे में और अधिक बातें जो पेपरों में परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं वही आपके साथ साझा करने वाले साथियों। तो अधिक समय लेते हुए आज हम उनके विचार, विद्वानों के बारे में और विचारधारा के बारे में साथियों आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो समय अधिक न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ साथियों, अभी हम पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार जो विद्वानों के बारे में हैं। तो क्या लिखते हैं कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्राचीन एवं नवीन कवियों के संबंध में सूत्र रूप में जो सार गर्भित, साथियों जहाँ पर सार गर्भित लिख दिया है तो सार गर्भित समीक्षात्मक टिप्पणियाँ दी हैं, वे आगे चलकर परवर्ती समीक्षकों द्वारा की गई विशद समीक्षाओं का आधार बनी। कहने का तात्पर्य यही है कि जो उन्होंने मत अपने दिए हिंदी की अलग अलग समीक्षात्मक टिप्पणियों से संबंधित, ठीक है, कोई भी विधा से संबंधित जो अपने उन्होंने मत दिए विद्वानों से संबंधित, तो जो आगे आने वाले समीक्षक थे उनको एक न एक रोशनी की किरण दिखाई दी कि हाँ रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार से समीक्षा की है। तो उसी से प्रेरित होकर उन लोगों ने भी प्रेरता समीक्षा की, चाहे डॉक्टर बच्चन हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, चाहे राम स्वरूप चतुर्वेदी हों। तो बहुत सारे विद्वानों के नाम जहाँ पर जो हैं हमने नहीं ले सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जहाँ कुछ सूत्रबद्ध टिप्पणियों को उद्धृत करना अप्रासंगिक ना होगा, मतलब उनको कोट करना, उनकी रचनाओं का जो कहे कि उनके विद्वानों के संबंध में क्या क्या विचार थे वो भी हम जहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज़रूर इसको साथियों नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पेन लेकर। केशव के बारे में क्या कह रहे हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह हृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यही कारण है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों में नहीं आते हैं जी, ठीक है। और केशव दास को हालांकि बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है, जी हाँ, बाबू श्याम सुंदर दास जो हैं केशव दास को जे मानते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं, ठीक है। बाबू श्याम सुंदर दास याद कर लीजिए साथियों, मैंने एक अत्यधिक जानकारी आपको दी है। जे मानते हैं कि केशव दास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं, लेकिन अभी रामचंद्र शुक्ल अलग कोटि के थे, अलग श्रेष्ठ कवि थे। हालांकि बाबू श्याम सुंदर दास की अगर हम बात करें साथियों, उन्होंने हिंदी साहित्य की समीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य आलोचना निबंध बहुत ज़्यादा लिखे हैं, रामचंद्र शुक्ल से भी कहीं गुना ज़्यादा। मतलब हम कहें एक सुनार, माफ़ करिएगा, एक लोहार की तो 100 सुनार की। यहाँ पर सुनार की बात मैं बाबू श्याम सुंदर दास की करूँगा और लोहार जहाँ पे मानूंगा मैं ये रामचंद्र शुक्ल को। हालांकि बाबू श्याम सुंदर दास का भी हिंदी भाषा के लिए जो योगदान है वो भी कम सराहनीय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि समीक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उत्कृष्ट विचार जो दिए हैं वो रामचंद्र शुक्ल ने ही दिए हैं। बाबू श्याम सुंदर दास कहीं ना कहीं हल्के पड़ जाते हैं समीक्षा के क्षेत्र में, लेकिन हिंदी भाषा की मानकीकरण के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास का योगदान अग्रणीय है। तो साथियों आपको बता देता हूँ कि रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कहा कि वे कवि हृदय इनमें न था ही नहीं, और हृदय और भावुकता तो थी ही नहीं, इसमें कवि हृदय ही नहीं है, ये कवि की दृष्टिकोण से को देखा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। अगले पद पर चलते हैं साथियों। तो आपको बता दूं कि ये विचार उन्होंने बिहारी के लिए दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। तो जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। जो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है साथियों, उसमें 247 पृष्ठ के ऊपर जो विचार दिए हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला विचार था वो 209 अंक के ऊपर मिल जाएगा आपको, पृष्ठ के ऊपर। तो साथियों आपको बता देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल बिहारी के बारे में। कह रहे हैं कि कल्पना की जो शक्ति है, कहते हैं किसी कवि के मन में कल्पना की बहुत अत्यधिक शक्ति भरी होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी भाषा में समास शक्ति भी होनी चाहिए। मतलब समास शक्ति क्या होती है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मेल करके जब एक शब्द बनाया जाता है उसी को समास शक्ति कहते हैं साथियों। तो जितनी अधिक होगी जेवर शक्ति उतनी ही मुक्तक कविता जो है वो लिख पाएगा, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं साथियों। अगला विचार पद्माकर के बारे में है। पद्माकर ऋतु वर्णन के रूप में जाने जाते हैं।
और त्योहारों का भी वर्णन जो है इनकी रचनाओं में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। पद्माकर रीतिवद्ध कवियों में आते हैं, रीतिकाल के बहुत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं साथियों। ठीक है, तो इनके बारे में भी जरूर पढ़िएगा। 1753 मेरे ख्याल से इनका जन्म काल माना जाता है। तो इसके अतिरिक्त इनकी पुस्तकों के बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा। मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है किनकी? पद्मावर की, पद्माकर की। ठीक है साथियों, तो इनके बारे में क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल की? मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो अनुभूति में मग्न हो जाता है। ये 309 अंक के ऊपर आपको मिल जाएगा ये विचार। इससे संबंधित और विचार भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे पद्माकर के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के। और साथियों अगला जो विद्वान है, अगला जो लेखक है वो भी रीतिकाल की स्वच्छंदता धारा अर्थात रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित घनानंद जो हैं, इनके विचार क्या है? ये घनानंद के संबंध में क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल की? ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में हैं। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। ये विचार 338 पृष्ठ के ऊपर मिल जाएगा। आगे क्या लिख रहे हैं कि अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। 339 अंक के ऊपर ये पृष्ठ मिल जाएगा आपको। ये पृष्ठ जो विचार है इस पृष्ठ पर मिल जाएगा। ठीक है, 339। साथियों आपको बता देता हूँ गणानंद के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ एक विचार जहाँ पर मैं बता रहा हूँ वहाँ पर आपको मैं 2-3 विचार और आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गणानंद जैसे प्रेम के पीर कवि के लिए उन्होंने व्यक्त करे हैं। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैं अवेलेबल करवा दूंगा। साथियों अगले वीडियो साथ माफ़ करें अगले मत पर चलते हैं। साथियों रीतिवद्ध कवि देव के बारे में क्या कहना है? हालांकि देव बड़े हैं कि बिहारी बड़े हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी बहस चली थी। मिश्र बंधुओं ने चलाई थी, फिर उसके आगे बहुत सारे विद्वान जो थे निकल कर आए, उन्होंने भी कहा कि जो बिहारी बड़े हैं, किसी ने कहा देव बड़े हैं। तो ये बहस के ऊपर हम नहीं चलते हैं, लेकिन वो बहस हम किसी और दिन आपके सामने लाएंगे कि किस विद्वान ने क्या कहा था। तो साथियों इनका जो विचार है वो पढ़ लेते हैं देव के बारे में कि अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। 267 पृष्ठ के ऊपर ये विचार आपको मिल जाएगा। आगे साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में क्या कह रहे हैं कि वे भारतेंदु सिद्ध वाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। 462 अंक के ऊपर पृष्ठ के ऊपर जो विचार आपको मिल जाएगा। साथियों इसके अतिरिक्त हमने वीडियो बनाया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं के ऊपर जो कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही है, और उनके विचार रामचंद्र शुक्ल के भारतेंदु के समक्ष जो विचार हैं वो भी हमने डिस्कस करे हैं एक वीडियो में। साथियों आपको वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। अगला साथियों जो पॉइंट है वो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में है। रामचंद्र शुक्ल का ये भी आप जान लीजिए मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में क्या कह रहे हैं कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। ठीक है साथियों, ये गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में विचार है। 616 अंक पृष्ठ के ऊपर आपको ये विचार मिल जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में। अगला विचार साथियों कामयानी के विषय में दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने कहा है कि प्रसाद ने, ठीक है उन्होंने शब्द किया है प्रयोग प्रसाद के लिए, नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रागल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। 678 अंक पृष्ठ के ऊपर आपको जो विचार मिल जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में। साथियों आगे क्या लिख रहे हैं शायाबाद के भीतर। साथियों ये किसके लिए? सुमित्रानंदन पंत के लिए जो विचार प्रस्तुत किया है। शायाबाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। लिख लीजिए पंत जी के बारे में क्या लिख रहे हैं वो, ठीक है आप भी कोट कर लीजिए अपने कॉपी पेन लेकर कॉपी के ऊपर, ठीक है लिखना सुंदर सुंदर करके, ताकि आपको परीक्षाओं के वक्त ज़्यादा इधर उधर झांकने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि यहीं से आप विचार याद करके जाइए और लिख वहाँ पर टिक लगा दीजिए उत्तम उत्तर के ऊपर। अगला विचार जो दिया है साथियों निराला जी के बारे में दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कह रहे हैं कि बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के
अनेक वस्तु रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरस भावनाओं के रंग में देखा। 717 अंक के ऊपर मिल जाएगा आपको ये विचार। संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने ही किया है। पृष्ठ 715 ये मिल जाएगा आपको हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में आपको जो विचार साथियों। इसके अतिरिक्त आपको साथी ये बता देना चाहता हूँ कि निराला जी ही थे जिन्होंने कविताओं में संगीतात्मकता, पद्यात्मकता, ध्वन्यात्मकता, लयबद्धता जैसे गुणों से संपन्न कविताएं लिखी। ठीक है, तो यही थे जिन्होंने ध्वन्यात्मकता और संगीतात्मकता को कविताओं में लाया था। अगले विचार साथियों रस से हैं। रस हालांकि मास्टर कैरेक्टर हिंदी में तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि फिर भी रामचंद्र शुक्ल ने अगर किसी विचारधारा या किसी अन्य विषय के बारे में मत दिए हैं तो मास्टर कैरेक्टर हिंदी से भी में भी पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से प्रश्न। तो साथियों याद कर लीजिए आप भी, चाहे सिलेबस में है या नहीं। रस से संबंधित क्या विचार कहे हैं? तो साथियों हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। अगला विचार है रस को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। अगला विचार तो साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कविता क्या है, जो उनका निबंध है चिंतामणि में, उसमें ही ये जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, कविता क्या है चिंतामणि भाग 1 में ही आपको ये निबंध देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है कविता क्या है निबंध में। साथियों यदि आपने हिंदी एमए किया है, ठीक है, हिंदी एमए करने के वक्त जब आप हिंदी काव्य शास्त्र, जब भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक है, प्राचीन काव्य शास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो आधुनिक काव्य शास्त्र आते आते आप इस परिभाषा को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कविता क्या है जो उनका निबंध है उसमें ये विचारधारा लिखी है उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने, रस के बारे में। ठीक है साथियों, अगला साथियों विचार जो है इसको पढ़ना भी काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। रस विरोधी सिद्धांतों का विरोध किया, मतलब रस से जो विरोधी सिद्धांत थे उनको इन्होंने सिरे से नकार दिया। वो कौन कौन से थे आपको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आलंबन के लोकधर्मी स्वरूप और रस सिद्धांत के प्रति अटूट निष्ठा के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन सारे काव्य सिद्धांतों का विरोध किया जो इससे भिन्न मान्यताओं पर आधारित थे। आचार्य ने सांप्रदायिक रहस्यवाद, असंबद्ध भावनाओं को लेकर चलने वाले तथा उपमान वाक्यों का ढेर लगा देने वाले छायावाद, साथियों छायावाद का विरोध भी किया है इन्होंने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी छायावाद का विरोध किया है। ठीक है, क्या कहते हैं कि छायावाद और कलावाद, अभिव्यंजनावाद, अंत चेतनावाद। अंत चेतनावाद क्या है साथियों आपको ये पता होना चाहिए। अंत चेतनावाद जो है ये फ्राइड का था ना मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उसको ही अंत चेतनावाद कहा जाता है हिंदी में। फिर आगे है व्यक्ति विचित्रवाद, मूर्तिवाद, मूर्तिमवाद है। ठीक है, मूर्तिमतावाद है। ठीक है, प्रतीकवाद, संवेदनावाद, टोल्स्टॉय का आदर्शवाद का उन्होंने विरोध कर दिया। ये रस विरोधी विचारधारा से प्रेरित थे ये वाले सिद्धांत। उन्होंने कहा कि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है काव्य को। आगे क्या कहा उन्होंने कि प्राचीन भारतीय सिद्धांतों में आचार्य शुक्ल ने जो भारत में जो सिद्धांत थे उन्होंने वक्रोक्तिवाद, हालांकि इसको एक अलंकार भी माना जाता है। वक्रोक्तिवाद किसने दिया था? कुंतक ने दिया था, आचार्य कुंतक ने। चमत्कारवाद, इसका भी उन्होंने विरोध कर दिया। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जो उन्होंने समर्थन किया, जिसका समर्थन किया वो हम पढ़ लेते हैं साथियों, जिसको पढ़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है। आधुनिक सिद्धांतों में आचार्य शुक्ल ने उन सिद्धांतों को स्वीकार किया जिनसे रस सिद्धांत को समर्थन मिलता हो या किया जाता है जिससे समर्थन। इसमें एवरक्रॉमी का प्रेषणीयता, जिसे हम कम्युनिकेबिलिटी का सिद्धांत बोलते हैं, इसका ये कहीं ना कहीं रस सिद्धांतों का समर्थन करता है। ठीक है, इसका समर्थन किया रामचंद्र शुक्ल ने भी। एडिसन एक विचारधारा दी इन्होंने भी रस संबंधी, उसका भी समर्थन करते रहे। एडिसन का भी, कोलरिज का भाव प्रेरित कल्पनावाद और रिचर्ड्स का सामान्यकृत अनुभूतिवाद और कल्पनावाद अनुभूतिवाद आचार्य शुक्ल ने रस सिद्धांत के मेल में पढ़ते हैं, इसीलिए इन ये विद्वानों का भी उन्होंने समर्थन किया, इनकी विचारधाराओं का भी समर्थन किया। साथियों ये तो हो गई विचारधारा से संबंधित तो उनकी बातें। रस सिद्धांत के बहुत निकट हैं, अलंकारों का भी इन्होंने बहुत सदुपयोग माना है। ठीक है, लेकिन हम बात अभी कर लेते हैं एक अन्य पैराग्राफ जो हम आपके लिए लेकर आए हैं साथियों, बहुत ही उत्कृष्ट है।
बहुत ही मैं कहूँगा कि तर्क संगत है ये। इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, इन्होंने एक त्रिवेणी नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें 3 मध्यकाल के भक्ति काल के कवियों को स्थान दिया था, जिसमें जायसी, तुलसीदास, सूरदास हैं। उसको त्रिवेणी कहा गया। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। उनके जो समय काल हैं हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो साथियों आपको बता देता हूँ कि पद्मावत, ठीक है, उस जायसी की ग्रंथावली नाम से इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसमें विचार दिए पद्मावत के संबंध में। क्या विचार दिए? यह भी स्पष्ट किया है कि पद्मावत अन्योक्ति मूलक काव्य नहीं है। याद कर लीजिए साथियों, अन्योक्ति एक प्रकार का अलंकार है। तो उन्होंने कहा, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि पद्मावत अन्योक्ति मूलक काव्य नहीं है। घटनाक्रम के बीच बीच में प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत की व्यंजना के कारण इसे समासोक्ति काव्य कहा जा सकता है। साथियों, एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैराथन लेकर आए थे हम आधुनिक, माफ़ करिएगा, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न जो थे डिस्कस करके आपको बता देता हूँ कि हमने मैराथन चलाई थी। 75 प्रश्न थे उसमें साथियों, और समासोक्ति अलंकार उसमें एक विकल्प था। प्रश्न क्या था आपको ये बता देता हूँ। आपको प्रश्न यह था कि पद्मावत जो ग्रंथ है इसमें कौन सा अलंकार अत्यधिक है, अन्योक्ति या फिर समासोक्ति। तो उसमें समासोक्ति और अन्योक्ति 2 विकल्प भी थे। तो साथ ही अन्योक्ति और समासोक्ति पर मैंने टिक लगवाया था। लेकिन आपको बता दूं कि अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारानुसार बात करें तो इन्होंने माना है कि समासोक्ति मूलक काव्य है, मतलब समासोक्ति अलंकार उसमें सबसे अधिक है, इसलिए समासोक्ति मूलक काव्य मैं कहूँगा पद्मावत को। ठीक है, तो आप साथियों समासोक्ति अलंकार, समासोक्ति मूलक काव्य ही याद कर लीजिए पद्मावत को, अन्योक्ति मूलक नहीं। ठीक है साथियों, तो अभी आपको मैं थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, मतलब आसान रूप से बता देता हूँ। अभी अन्योक्ति मूलक क्या होता है? अन्योक्ति मूलक की जो लक्षण है, परिभाषा है, वो क्या होती है? जहाँ पर अप्रस्तुत की जगह प्रस्तुत का बोध हो। अप्रस्तुत क्या है? उपमान, और प्रस्तुत क्या है? उपमेय। यदि आपको अलंकारों का ज्ञान है तो आप मेरी बातों को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अन्योक्ति मूलक अलंकार होता है जहाँ पर अप्रस्तुत, मतलब जो दिखाया नहीं गया है काव्य पंक्ति में, प्रस्तुत में उसका ही बोध हो। ठीक है, प्रस्तुत में जो चीज़ लिखी गई है उसका बोध ना हो, बल्कि अप्रस्तुत का बोध हो। क्या कहा गया है कि जहाँ पर अप्रस्तुत की जगह प्रस्तुत का बोध हो। लेकिन समासोक्ति अलंकार समासोक्ति का, अन्योक्ति का उल्टा है। समासोक्ति अलंकार अन्योक्ति का उल्टा है। ठीक है, उल्टा मतलब विपरीत है, या कह सकते हैं विलोम है। ठीक है, अभी समासोक्ति अलंकार की परिभाषा तो यही दी गई है। क्या कहा गया है ये पढ़ लेते हैं। समासोक्ति अलंकार की परिभाषा यही दी गई है, इसको भी याद करना बड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है, प्रस्तुत के साथ साथ या प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत की व्यंजना। ठीक है, क्या है अर्थ इसका कि जहाँ पर प्रस्तुत कोई काव्य पंक्ति में कोई बात लिखी गई है, लेकिन उसके स्थान पर कोई ना लिखी हुई बात की जहाँ पर बात हो, जब उसका ज्ञान करवाया जाए, यही समासोक्ति है। लेकिन अन्योक्ति में क्या था? जहाँ पर अप्रस्तुत की जगह प्रस्तुत का बोध हो। लेकिन समासोक्ति में जहाँ प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत का भी विरोध हो। ठीक है, तो ये जहाँ पर आप लिख लीजिए। इसलिए यही कारण है कि समासोक्ति अलंकार प्रमुख माना है इस काव्य ग्रंथ में, इसी कारण को समासोक्ति मूलक काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या लिख रहे हैं कि तात्पर्य यह है कि जायसी के काव्य की व्यवहारिक समीक्षा के साथ आचार्य शुक्ल ने पहली बार विषय वस्तु और रूप तत्व दोनों को समुचित महत्व देते हुए हिंदी की व्यवस्थित समीक्षा पद्धति का आदर्श उपस्थित किया। तो साथियों, ये तो रहे जायसी की पद्मावत के संबंध में विचार उनके। तो साथियों, अभी हम वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं। अभी हम बता देते हैं जो हम आखिरी विचार लेकर आए हैं, ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, यह जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गौरव थे। समीक्षा क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंदी ना उनके जीवन काल में था, ना उनके स्वर्गवास के अनंतर, मतलब उनके स्वर्गवास होने के बाद भी कोई उनका प्रतिद्वंदी नहीं है। कोई उनका समकक्ष आलोचक है, मतलब कोई भी उनके नज़दीक आने वाला कोई भी आलोचक नहीं अभी भी है उनके स्वर्गवास होने के पश्चात भी। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है, मतलब आचार्य शब्द जो है अगर रामचंद्र शुक्ल के साथ लगा है
तो ऐसे ही साहित्यकारों के साथ लगता है, क्योंकि वो योग्य होते हैं। उन्होंने जो अपनी विचारधारा दी है समीक्षा के क्षेत्र में, वो अतुलनीय है, सराहनीय है। ठीक है, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल सच्चे अर्थों में आचार्य हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। साथियों, ये अलग बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही सबसे अधिक टक्कर दी थी, उनके विचारों को टक्कर दी थी रामचंद्र शुक्ल के, लेकिन फिर भी आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल की। तो साथियों, इसी वीडियो के साथ वीडियो का मैं अंत करता हूं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करके बताइएगा। नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक ही दबा दीजिएगा, कोई बात नहीं। इससे क्या होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, अगली बार और सुधार करेंगे अपने वाचन शैली में, अपने प्रस्तुतिकरण में। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हाँ, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करवाइएगा, अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सब सुरक्षित रहें। धन्यवाद।